हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और उसके बाद में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज कंडीशंस हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमिकली जो है वो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। पहला है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हम देखें तो सबसे फर्स्ट में जो आता है हमारी नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी का मतलब जो नासिका होती है, नाक होता है। अब नेजल जो कैविटी होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा। पहली स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी नेजल सेप्टम। देखिए ये हमारा बेसिकली जैसे नाक है तो इस नाक के बीच में ये यहाँ पे जो एक सेप्टम बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है, इस दीवार को हम बोलते हैं नेजल सेप्टम। इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि ये डिवाइड करता है नेजल कैविटी को दो भागों में, राइट और लेफ्ट में, जिसको हम बोलते हैं नेजल जो ओपनिंग्स हैं ये यहाँ से दो ओपनिंग्स का फॉर्मेशन करता है। अगर सेप्टम नहीं हो तो जो नेजल कैविटी है वो सिंगल लीनियर कैविटी रही, राइट। दूसरा हम बात करते हैं नेजल कॉन्का, इसको हम बोल सकते हैं टर्बिनेट्स। तो इसमें क्या होता है कि सुपीरियरली, मिडिल और इंफीरियर ये क्या करता है, सरफेस को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है एयर फिल्टर होती है और ह्यूमिडिफिकेशन बना रहता है, राइट। तीसरा है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी नर्व हम जानते हैं कि वो नर्व होती है जो हमें किसका सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जो हमें सूंघने की जो शक्ति है ना, तो वो जो प्रोवाइड करती है उस नर्व का नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। और उसके जो फाइबर्स हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, एपिथेलियम में पाए जा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम बोल रहे हैं। ये कहाँ स्थित होती है, ये स्थित होती है रूफ ऑफ नेजल कैविटी, नाक के ऊपर भाग में ये स्थित होती है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सूंघने के लिए, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पैरानेजल साइनस। जो पैरानेजल साइनस है, जो पैरानेजल साइनस की हम बात कर रहे हैं, तो साइनस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है गड्ढा, है ना, एक होल। तो पैरानेजल का मतलब क्या हुआ कि फ्रंटल बोन में, मैक्सिलरी बोन में, अथमोइड बोन में, स्फिनोइड बोन में क्या होते हैं, लाइन होती है म्यूकोसा की, और किसके द्वारा कनेक्ट होती है, नेजल कैविटी के द्वारा कनेक्ट होती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरानेजल साइनस। समझो, फ्रंटल बोन इन्वॉल्व कौन कौन सी बोन हो रही है, फ्रंटल बोन हो रही है, राइट, मैक्सिलरी बोन हो रही है। फ्रंटल किसको बोलते हैं, राइट, ये फ्रंटल बोन है ना। मैक्सिला ये दांतों वाली जो बोन है अपर, इसको बोलते हैं मैक्सिलरा। अथमोइड और स्फिनोइड जो इंटरनल बोन्स हैं दोनों। तो यहाँ पे एक म्यूकोसल लाइन होती है और कनेक्ट होती है नेजल कैविटी से, इसको हम बोलते हैं पैरानेजल साइनस। अगली स्ट्रक्चर है भाई कि देखो नेजल कैविटी जिम्मेदार होती है फंक्शन की, फिजियोलॉजी हम देखें इसकी तो ये जिम्मेदार होती है किसके लिए, स्मेल के लिए। फर्स्ट इसने एयर को इनहेल करने का काम किया। इंस्पिरेशन में फर्स्ट पार्ट होता है एयर एंट्री का, वो होता है नेजल कैविटी। पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये नेजल कैविटी जो है वो एयर को इंस्पिरेट करने में, एंट्री प्रोवाइड करने का काम करेगी। पहला फंक्शन क्लियर। दूसरा फंक्शन है कि जो नेजल कैविटी में जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो स्थित होती है एपिथेलियम लेयर में। अब ये जो एपिथेलियम लेयर है ये प्रोवाइड क्या करेगी, ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस प्रोवाइड करेगी। और ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए, सूंघने के लिए। तो दूसरा फंक्शन नेजल कैविटी का हो गया सूंघने के लिए, स्मेल के लिए। तीसरा फंक्शन है कि यहाँ पे म्यूकोसल लेयर पाई जा रही है और जो म्यूकोसल लेयर है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जब म्यूकस का सिक्रेशन करेगी तो हम देखेंगे कि जो एयर जाने वाली है वो एयर कैसी जाने वाली है भाई, यहाँ पे हम देखेंगे फिल्टर एयर जाएगी और ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ऐसी एयर जाने वाली है किसी भी पेशेंट में, पर्सन में, जिसमें क्या होगा, हम नाक के फंक्शन पढ़ेंगे तो बेसिकली 3 फंक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, श्वास को अंदर ले सकते हैं, एयर एंट्री,
दूसरा हम यहाँ से सूंघ सकते हैं, स्मेल। तीसरा यहाँ से जो एयर जाने वाली है वहां पे म्यूकस का सीक्रेशन होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकती हैं, एयर को फिल्टर करती हैं और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो आगे का जो एयरवे है वो क्या नहीं होता है, सूखता नहीं है। राइट, ऐसा 3 फंक्शन हमने पढ़ा। ये था हमारा नेजल कैविटी। दूसरा है भाई हमारा फेरिंग्स, अपर एयरवे का पार्ट है। अपर जो फेरिंग्स है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं भाई नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वह भाग जो नेजल कैविटी की तरफ ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या, नेजोफेरिंग्स। इसको हम कैसे बोलेंगे कि बिहाइंड नेजल कैविटी कंटेन करेगा फेरिंजियल टॉन्सिल्स, कि नेजल कैविटी के पीछे जो टॉन्सिल्स हैं, फेरिंजियल जो टेंसिन्स है, एडेनोइड्स इनको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। कि फेरिंग्स का वह भाग जो नेजल कैविटी की तरफ ओपनिंग होती है नेजोफेरिंग्स कहलाता है। दूसरा पार्ट होता है भाई ओरोफेरिंग्स। ओरो का वर्ड का मतलब होता है ओरल कैविटी। जो फेरिंग्स का वह भाग जो ओरल कैविटी की तरफ क्या करता है, खुलता है, या ओरल कैविटी के पीछे की साइड में जो भाग है वो क्या बोलेंगे, उसको ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। यहाँ पे पैलेटाइन और लिंगुअल जो टॉन्सिल्स होती हैं वो पाई जाती है। तीसरी में बात करें लैरिंगोफेरिंग्स, जैसा वर्ड से पता चल रहा है, लैरिंगो मतलब लैरिंग्स और फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स, कि लैरिंग्स के पोस्टीरियरली जो पार्ट पाया जाएगा, लैरिंग्स के पीछे की साइड में जो पार्ट पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। यहीं से एयर एंट्री होती है भाई, किस कहां पे, ट्रेकिया में, यहीं से एयर एंट्री होती है फेरिंग्स के थ्रू। देखो ये था हमारा अपर एयरवे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें हमने देखा है कि किसी भी पर्सन में जो एयरवे है जिसका अपर जो पार्ट है नेजल कैविटी और फेरिंग्स। अब हम देखेंगे लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें हमें देखने को मिलेगा जो फर्स्ट ऑर्गन होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, एक तरह से मसल टिश्यूज होते हैं, उन मसल टिश्यूज से बना हुआ होता है लैरिंग्स। क्या फंक्शन करेगा भाई, ये काम करता है बोलने का, वॉइस का काम करता है ना, ध्वनि यंत्र बोल सकते हैं हम इसको। तो 4 प्रकार के इसमें भाई कार्टिलेज पाए जाएंगे। पहला कार्टिलेज होगा थायराइड कार्टिलेज, इसको हम अडम्स एप्पल शेप का बोलते हैं। दूसरा होगा क्रिकोइड कार्टिलेज, यहां कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन होता है। तीसरा होता है एपिग्लोटिस, तो ये जो एपिग्लोटिस होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है और ये कवर करता है ग्लोटिस को, किसके दौरान, स्वॉल्विंग के दौरान। जब हम निगलते हैं खाने को तो खाना को निगलने के दौरान ये क्या करेगा, कवरिंग प्रोवाइड करता है एपिग्लोटिस। जो कार्टिलेज हम देख रहे थे उन कार्टिलेज में क्या है कि थायराइड कार्टिलेज हो गया अडम्स एप्पल शेप का, क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया जिसको हम कंप्लीट रिंग बोलते हैं, एपिग्लोटिस जो है वो कवरिंग प्रोवाइड करती है स्वॉल्विंग के दौरान, और जो आर्टिनोइड है ये अटैच होता है वोकल कॉर्ड से। तो 4 प्रकार के कार्टिलेज होंगे लैरिंग्स में, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस और आर्टिनोइड कार्टिलेज। अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स की। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, ये 2 प्रकार का होता है वोकल कॉर्ड्स। पहला होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड जिसको हम वेस्टिबुलर कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वोकल कॉर्ड के फंक्शंस हैं वो 2 फंक्शंस हो गए हैं, ट्रू का हो गया साउंड को प्रोड्यूस करना और फॉल्स का हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो 4th स्ट्रक्चर है हमारी, या बात करें कि लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी जो 2nd स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोला जाता है। जो विंड पाइप है इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। सी शेप की स्ट्रक्चर में जो कार्टिलेज होते हैं वो रिंग पोस्टीरियरली साइड में ओपन होती है। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चरली देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर की एक सी शेप कार्टिलेज जो रिंग है वो बैक साइड में ओपन हो रही है और किसका फॉर्म कर रही है,
एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर का, मतलब हाफ जो सी शेप है ना, हाफ सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्म कर रही है और सी शेप कार्टिलेज से बनी हुई है और पोस्टीरियरली ओपन हो रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। ये लाइन होती है, मतलब कवर्ड होती है किससे? ईपी जो सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार। जो टिश्यूज का टाइप है उसमें ये है कि यहाँ पे जो कवरिंग अपने को देखने को मिलेगी वो सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं, और किसके साथ में? गोबलेट सेल्स जो प्रोड्यूस करती हैं भाई म्यूकस को, राइट। मतलब लाइन रहेगी सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथेलियम, कोलम के आकार की स्ट्रेटिफाइड जैसी एपिथेलियम टिश्यूज, सीलिया जिसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जो लाइन कवरिंग जो लेयर है, और इसके साथ में हमें देखने को मिलेगी गोबलेट सेल। जो गोबलेट सेल होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए म्यूकस को, राइट। तो हमने देखा ट्रेकिया क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सी शेप स्ट्रक्चर, रिंग पाई जाती हैं। और कितनी रिंग होती हैं ये बात भी इंपॉर्टेंट है, 16 से 20 रिंग पाई जाती हैं एक अडल्ट में। ट्रेकिया की लंबाई होगी 10 से 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो रिंग्स पाई जाएगी उन रिंग्स की संख्या होगी 16 से 20 रिंग, और शेप होगी सी शेप रिंग, और ओपन कहाँ होगी? पोस्टीरियरली साइड में। जो लाइन है यहाँ पे सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट है किसमें? सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड जैसी, स्ट्रेटिफाइड नहीं है बट सूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब मल्टीपल लेयर सेल्स नहीं है, सिंगल लेयर सेल है कोलोमनार एपिथेलियम की, और इसके साथ में क्या पाया जा रहा है? गोबलेट सेल पाई जा रही है जो म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है। ये इसके लाइन जो है वहां पाई जा रही है, राइट। अब बात करते हैं भाई ब्रोंकियल ट्री। जो ब्रोंकियल ट्री है इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उन स्ट्रक्चर्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी जो है ब्रोंकाई वो एक एक पाई जाती है प्रत्येक लंग्स में। देखो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने देखा कि ट्रेकिया जहां से कैरिना पार्ट खत्म होता है, तो कैरिना से ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड होता है, और ये जो 2 भागों में जो डिवाइड हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट। जो एक एक प्रत्येक लंग्स में स्थित होती है। दूसरा है सेकेंडरी ब्रोंकाई जिसको हम लोबार बोलते हैं। ये होते हैं 3 इन राइट लंग्स और 2 इन लेफ्ट लंग्स। 3 तो राइट साइड में पाई जाएगी और 2 पाई जाएगी लेफ्ट साइड में। तीसरा जो सेगमेंट है टर्सरी जो ब्रोंकाई है ये सप्लाई करती है ब्रोंको पल्मोनार सेगमेंट में, कि जो ब्रोंकाई की जो पल्मोनाई जो सेगमेंट है उसको देखने को मिलती हैं। और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वहां पे हमें? स्मॉलर में ब्रोंकाई होगी, ब्रोंकियोल्स होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होगा, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई होगी, ठीक है। और सबसे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें एल्वेओलाई दिखाई देती है। एल्वेओलाई क्या होती है? एल्वेओलाई होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोबारा समझे हम लोग कि एल्वेओलाई इज द डिफाइन, हम एल्वेओलाई को कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी प्राइमरी जो यूनिट है उसको हम एल्वेओलाई बोलते हैं। क्या काम होता है एल्वेओलाई का? यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलनी है, ऑक्सीजन इनहेल जो किया था वो अंदर जानी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? गैसियस एक्सचेंज बोल रहे हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? यहाँ जो प्रोसेस यूज होने वाली है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब कि कोई भी जो सबस्टांस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या की जाती है? एक्सपीरेट की जाती है, बाहर निकाली जाती है, और ऑक्सीजन इंस्पिरेट जो किया हमने वो ब्लड में अंदर ली जाती है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। इसी प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। लंग्स में गैसेस का जो एक्सचेंज हुआ है इसको हम
इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला, और ये कहाँ पे कंप्लीट हुआ, एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जो हमने एयर इनहेल किया था, वो एयर में से ऑक्सीजन अंदर जाना, और जो बॉडी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका लंग्स के थ्रू बाहर आना, ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। थैंक यू। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।